2027 में क्या बीजेपी बनेगी सिकंदर? यूपी के नए धुरंधर, योगी के नए धुरंधरों के नए चेहरे, नए नाम सामने आ गए। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सौरभ मालवीय हैं, राजनीतिक विश्लेषक, प्रोफेसर महेंद्र सिंह हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, चंद्र प्रकाश द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर सौरभ, आपके पास आना चाहूंगी कि यहां पर अगर हम बात करते हैं कि नए चेहरों को जगह दी गई है, 2 का प्रमोशन किया गया है। अगर सोमेंद्र तोमर और अजीत सिंह पाल की बात करते हैं, इनके प्रमोशन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार, जिस सरकार के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं 9 महीने बाद, यानी 2027 मार्च में नई सरकार का गठन होगा, चुनाव में जाएगी योगी सरकार और पूरी बहुमत के साथ ये 9 वर्ष पूरे होके 9 महीने बाद चुनाव की तरफ जाने वाले हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार कुल मिला के ये दिखाता है कि यह सामाजिक समीकरण है। ये सामाजिक समीकरण, जातिगत समीकरण और विकास की बात को, पहिया को आगे बढ़ाने का यह एक क्रम है, क्योंकि इसमें किसी भी अपनी मंत्रिमंडल से किसी को हटाया नहीं है। टोटल 54 लोग थे, 6 लोगों को बढ़ाया है और 2 को कैबिनेट में लेके आए हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि योगी सरकार ने पूरी तरह से अपनी कैबिनेट को फिट कर लिया है। वहीं पर विपक्ष का जो तंज है, विपक्ष का जो बार बार कहना है कि सरकार 9 महीने में कैसे कर लेगी, इन लोगों को लाएगी, मुझे लगता है कि यह 2027 विधानसभा चुनाव का एक रोड मैप है, जिसमें कंप्लीट पैकेज जिसको कहेंगे, कंप्लीट एक कैबिनेट हो गई, कंप्लीट विकास की बात हो गई और ये लेके चलने वाली सरकार का संतुलित सभी तरह से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय को भी लिया है, उसमें दलित को भी लिया है, ओबीसी को भी लिया है और महिला को भी लिया है। जातिगत समीकरण यानी सामाजिक संतुलन को बनाने के लिए पीडीए से, यानी कांग्रेस, जो बार बार विपक्ष का आरोप है यानी अखिलेश यादव का कि पीडीए हम लेके चलेंगे और बीजेपी पीडीए पर कुछ नहीं कर पा रही है, उसका यह एक जवाब भी है। तो मुझे लगता है कि योगी सरकार ने यह एक सामाजिक संतुलन के साथ साथ अपनी विकास की गति को बनाए रखने के लिए उसमें प्लस किया है, न कि किसी भी मंत्री को हटाया है। जी, जाहिर सी बात है, हटाना होता तो हटा देते और साथ ही साथ जो है ज्यादा बदलाव भी नहीं किए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी तबके को छेड़ना जो है, किसी भी तबके को नाराज करना इस वक्त बीजेपी क्या कोई भी पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सिंह आपके पास आना चाहूंगी। इस मंत्रिमंडल विस्तार को आप कैसे देखते हैं? यहाँ पे जातिगत समीकरण भी जो है वो साधे गए हैं। पश्चिमी यूपी, जिसके हम कह रहे थे कि पश्चिमी यूपी में पिछली बार काफी नुकसान हुआ था लोकसभा चुनाव के दौरान, उसको भी जो है कहीं ना कहीं पिछली बार जो है जो तरजीह नहीं मिली थी वो इस बार मिली है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, निश्चित रूप से जहां एक तरफ से क्षेत्रीय समीकरण को भी जो है साधने की कोशिश की गई, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण संदेश भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है कि किस प्रकार से जो परंपरागत जो पिछड़ा वर्ग था, उसके अलावा जो जिसको आज अति पिछड़ा वर्ग कहते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड्स, उनको महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय जनता पार्टी दे रही है। खासकर आप देखें कि पासी, जो अगर दलित में भी आप देखें तो गैर जाटो दलित को, चाहे पासी हो, वाल्मीकि हो, उनको भूमिका दी जा रही है। लोध जाट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भूपेंद्र चौधरी को भूमिका दी जा रही है। तो एक जिसको मैं मानता हूं ये भारतीय जनता पार्टी का माइक्रो मंडलाइजेशन है कि जो पुरानी जातियों का समीकरण बना के 1980 के लेट 1980s और 1990s के दशक में जो मंडल कमीशन के रिपोर्ट के बाद जो पार्टियां उत्पन्न हुई थी, क्षेत्रीय दल उत्पन्न हुए थे, उनके द्वारा जो ओबीसीज को एक होमोजेनस कम्युनिटी माना गया, दलित को एक होमोजेनस कम्युनिटी माना गया, उसको छिन्न भिन्न कर रही है भारतीय जनता पार्टी और अपने नए समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है। और ऐसा आपने देखिए, जो एक्सपेरिमेंट 2013 से शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में, जब भारतीय जनता पार्टी के उस समय के महासचिव और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह पार्टी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे, तो ये हर जगह इसी एक्सपेरिमेंट को, यूपी का जो एक्सपेरिमेंट है, आप चाहे अभी देखिए बंगाल में किस प्रकार से जो वहां पे एक भद्रलोक और माइनॉरिटीज का समीकरण बना के जो ममता बनर्जी बार बार लगातार तीसरी बार सत्ता में आई थी, उसको भी तोड़ दिया गया। और एक जो ग्रैंड हिंदुत्व नैरेटिव है, उसके साथ जो स्थानीय स्तर पे, ग्राउंड लेवल पे जो और
जो अगर जहां खुद संभव नहीं है वहां जो सिंगल कास्ट पार्टीज हैं, चाहे वो निषाद पार्टी हो, चाहे वो अपना दल हो, इनके साथ जो है तालमेल बैठा के उत्तर प्रदेश में सामाजिक समीकरण साधने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। और ये कैबिनेट एक्सपेंशन ये उन जातियों को ये श्योर करना है, उनको ये बताना है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने संगठन में ही नहीं, जो सरकार है उसमें भी जो शक्ति जो शासन शक्ति है उसमें भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है। और मैं एकदम से मालवीय जी ने जैसी बात कही कि जो 2024 में जो एक कारण था, जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिली समाजवादी पार्टी की तरफ से, बड़ा झटका था कि जो पीडीए का जो नैरेटिव बनाया, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मैं मानता हूं 2024 के हार के पीछे जो आरक्षण खत्म कर देंगे का नैरेटिव बनाया गया, तो वो था। लेकिन उसके बाद भी एक इस नैरेटिव को कांग्रेस जहां ये इसे नैरेटिव मानते हैं आप? मैं लेकिन ये समझना चाहूंगी कि पीडीए का जो नैरेटिव आप बोल रहे हैं, इसी वजह से बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ था। और कहीं ना कहीं जो अगर हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, उसका 33% वोट शेयर भी था, बीजेपी का कोई बहुत ज्यादा नहीं था, 41% के आसपास वोट शेयर लाए लोकसभा चुनाव के दौरान। तो ये नैरेटिव नहीं था, बल्कि शायद ग्राउंड पर इस नैरेटिव का ज्यादा फर्क पड़ा है। नहीं, ये इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस नैरेटिव का इस वजह से ग्राउंड पे उस समय फर्क पड़ा क्योंकि एक फॉल्स नैरेटिव बनाया गया कि संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। तब जो है मतलब सारा पीडीए एक साथ हो गया, जो पिछड़ा खासकर जिन सामाजिक वर्गों को आरक्षण का लाभ मिल रहा था वो सब एक साथ आ गए भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में। तो इसलिए मैं कह रहा हूं पीडीए एक नैरेटिव था, जो पीडीए एक जो है रणनीति थी, जो आरक्षण खत्म कर देंगे कि पर ये भी आप मान रहे हैं कि इस नैरेटिव को बीजेपी अब जो है किसी भी सूरत में इग्नोर नहीं कर सकती, इस पर ही काम करना होगा। मैं थोड़ा हमारे साथ एक और गेस्ट हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, मैं उनके पास भी जाना चाहूंगी। चंद्र प्रकाश जी, यहाँ पर जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश का सवर्ण है 18 से 20% के आसपास है, वो तो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। इसके अलावा 40% के आसपास ओबीसी है, जिनमें कुर्मी जो है 5% बताए जाते हैं और लोधी जो है वो 3% के आसपास है, जाट भी 4% के आसपास है, और भी जातियां हैं। लेकिन मंत्रिमंडल के अगर चेहरों की बात करते हैं तो ओबीसी के इन तबकों को, इन जातियों को साधने की पूरी कोशिश बीजेपी ने की है, ताकि आने वाले चुनाव में इसका क्लियर मैसेज हो कि भाई पीडीए का कोई फॉर्मूला क्यों ही ना हो, लेकिन बीजेपी सबके साथ है। देखिए पूजा जी, मैं एक बात आपको बताऊं कि अभी मैं बातें सुन रहा था तो मैं दो प्रकार से एक बात बताना चाहूंगा कि जो आज का मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है वो तो क्षेत्रवाद, एक तो वर्गवाद, जातिवाद, जिसको हम बात करते हैं। तो अभी मैं आपके भी प्रश्न का एक जवाब दे रहा हूं। तो सबसे पहले मैं ये बात बताऊंगा कि जैसे 258 विधायक हैं इनके पास जो है, और 258 विधायक में जो ओबीसी के अगर जो मंत्री हैं वो 84 मंत्री हैं इस समय, जो शायद ऐसा मुझे देखने में जो आ रहा है। तो अगर आप जातिवाद, चलिए वर्गवाद की बात कर लीजिए, तो वर्गवाद भी अगर आप देखेंगे सबका बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया है। लेकिन ये जो 6 मंत्री बढ़ाए गए हैं, जो जैसे 260 मंत्री तक होने चाहिए, 60 मंत्री तक होने चाहिए, तो 60 मंत्री तक में जो 6 मंत्री या 8 मंत्री जो बढ़ाए गए हैं, इनमें जातिवाद तो बहुत अच्छी तरह से साधा गया है। लेकिन क्या इन जातियों के वोट इनको मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, ये तो बीजेपी को बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। देखिए 2024 से इनको लोकसभा के चुनाव में इनको सीख तो बड़ी अच्छी सी मिली है। इसी कारण ये वर्गवाद और जातिवाद ये दोनों सुधारने के चक्कर में लगे हुए हैं। अब मैं एक वर्गवाद की बात करूं कि आप देखिए कि अभी आपने कहा कि पश्चिमी यूपी से ज्यादा जो है काफी चेहरे लाए गए और काफी मंत्री बनाए गए। मैं कह रहा हूं, बार बार ये बात मैं कहते चला आ रहा हूं कि पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी, यहाँ से तो इनका क्षेत्रवाद तो बहुत ज्यादा मजबूत है। मुख्यमंत्री से लगा के प्रदेश अध्यक्ष लगा के बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री केवल पूर्वांचल से ही तो हैं और पश्चिम यूपी से हैं। हम कह रहे हैं कि अगर क्षेत्रवाद की बात अगर आप साधना चाहते हैं तो बुंदेलखंड को बार बार क्यों पीछे किया जाता है? बुंदेलखंड से केवल 3 मंत्री हैं अभी तक, और इसके बाद अभी विस्तार भी हुआ, लोगों की जो है आशाएं भी थी कि चलिए नहीं कुछ होगा तो बुंदेलखंड से लिया जाएगा, और बाकी जितने भी क्षेत्र हैं सब लगभग मजबूत हैं। हर क्षेत्र से ढेर सारे जो है मंत्री हैं, ढेर सारे विधायक हैं।
हम कह रहे हैं बुंदेलखंड को आखिर इतना जो है उपेक्षा क्यों किया जाता है? अगर बुंदेलखंड से इस प्रकार से उपेक्षा की जाएगी तो क्या पिछली बार 2024 में जो सबसे ज्यादा इनको करारी हार लोकसभा में मिली है बुंदेलखंड से ही तो मिली है लगभग। तो आखिर इस पर ये विचार क्यों नहीं करते हैं? दूसरी, अब मैं आता हूँ जातिवाद पर बात करता हूँ। जातिवाद पर भी इन्होंने अभी एक सवेरे में पोस्ट पढ़ रहा था, जाति इस पर मैं बाद में बताता हूँ। अभी एक सवेरे पोस्ट पढ़ रहा था, आशा मौर्य जी, कोई सोशल एक्टिविटी सोशल मीडिया में उन्होंने डाला था, बीजेपी कार्यकर्ता भी है शायद जो है। उन्होंने क्या डाला था कि अब जो पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ताओं का बीजेपी में बड़ा उपेक्षा हो रहा है। अब जितने दल बदलू टाइप के लोग हैं, जितने अवसरवादी टाइप के लोग हैं, जितने अन्य लोग हैं, वो बीजेपी में आकर के सिर्फ उन्हीं को जो है प्रतिनिधित्व दिया जाता है, उन्हीं को मंत्री बनाया जाता है, उन्हीं को पद दिए जाते हैं। इस पर हम बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? पश्चिमी यूपी से बहुत सारे बड़े नए चेहरे आते हैं, उसके बावजूद लोकसभा में नुकसान होता है, फिर भी अभी तरजीह दी जा रही है। दूसरा सवाल यहाँ पर द्विवेदी जी ने उठाया है कि जो बागी आते हैं पार्टी के अंदर, उनको तरजीह दी जाती है। ये दोनों मसलों पर आपका क्या कहना है? देखिए, चंद्र प्रकाश जी का आकलन स्वयं का है, उनका, लेकिन इस बात को समझना चाहिए, उत्तर प्रदेश की तासीर अलग है, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक भूमि अलग है। इस समय पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के 22 राज्यों में सरकार है। तो जहां पर इतनी विस्तार हो रहे हैं, सबसे बड़े दल सदस्यों वाला दल है, कार्यकर्ताओं वाला दल है, तो वहां पर विस्तार तो स्वाभाविक है। तो नए लोग आएंगे, पुराने लोग रहेंगे, और सबको लेके चलना ये तो पार्टी का निजी चीज होता है, इसलिए विस्तार होगा ही होगा। तो जो आएगा उसे कुछ देंगे, यानी वो कद्दावर था, तो ये तो पार्टी फोरम पर तय होता है, इसलिए इस बात को नहीं, ये बहुत सोचने जैसा नहीं है। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ बढ़ रही है, उसी तरह से कांग्रेस सिमट रही है, उसी तरह से सपा खत्म हो रही है, उसी तरह से बसपा लगातार सत्ता से बाहर है, सपा बाहर है सत्ता से, यानी 10 साल होने जा रहा है। ऐसे में ये सारी चीजें हम दूसरे को दल में लेना चल रहा है, राजनीति का नेचर होता है, चरित्र होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। बुंदेलखंड में जो राजनीतिक रिप्रेजेंटेटिव की कमी है, इसका क्या कारण है? आखिर बीजेपी बुंदेलखंड में राजनीतिक प्रतिनिधित्व इतना कम क्यों किया हुआ है? तो आप बुंदेलखंड से बाहर निकलिए, उसके बाद भी सरकार है, केवल बुंदेलखंड पर मत देखिए। उत्तर प्रदेश नहीं है, सुना ना, कौन कह रहा है नहीं है भैया? सुनिए तो चंद्र प्रकाश जी, उत्तर प्रदेश को आप 4 हिस्से में समझिए। उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, हम तो 4 हिस्सों में समझ रहे हैं, 4 हिस्सों में समझिए, मध्य उत्तर प्रदेश हो गया। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूपेंद्र सिंह चौहान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थे। बुंदेलखंड से स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह कैबिनेट मंत्री हैं। तो पूर्वांचल से सारे लोग हैं, और जो सेंटर लखनऊ है, यानी जो मध्य क्षेत्र है, यहां से भी सारे लोग हैं। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी बाकी दलों से अलग होके यह राजनीतिक समीकरण को भौगोलिक रूप से जाति क्षेत्र के आधार पर संतुलन को, यानी सबका साथ सबका विकास, इस फार्मूले को पूरा करने के लिए ये इस तरह के समीकरण बनाए जाते हैं। इस नाते कोई जगह छूट जाएगा, कोई जिला छूट जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके लिए टारगेट नहीं है। बुंदेलखंड में जब सपा की सरकार थी, सर्वाधिक किसानों के वहां आत्महत्या के रिकॉर्ड थे, पानी नहीं मिलता था। आज वहां लगभग हर खेत को पानी चला गया, हर गांव को पानी की टंकी लग गई है। खैर, सरकार का विषय सरकार के लोग बोलेंगे, हम उस पर नहीं जाएंगे। पर मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ये कैबिनेट विस्तार करके यह साफ कर रही है कि 2027 में इसका जो विकास का पहिया है, जो विकास का रथ है, वह रुके ना, और बाकी यानी जो मुख्य विपक्षी दल है वह इस समय हाशिए पर है, क्योंकि आंतरिक कलह से जूझ रहा है, सत्ता से लगातार बाहर होने के कारण कार्यकर्ताओं का टूटना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सरकार में होते हुए 2027 का रोड मैप पूरा करने के लिए यह मंत्रिमंडल विस्तार करते हुए अपनी संख्या 60 की पूरी की है। जी, प्रोफेसर साहब, आप कैसे देखते हैं जिन समीकरणों की हम बात कर रहे हैं कि पिछली बार कहाँ कितना नुकसान पहुंचा,
कुर्मी वोट छिटक कर चला गया, तो आनंद फानंद में जो है ये डिसाइड हुआ कि जो अगला बीजेपी का उत्तर प्रदेश के अंदर अध्यक्ष होगा कुर्मी समाज से होगा। पंकज चौधरी का नाम के ऐलान होता है, उधर सम्राट चौधरी भी बनाए जाते हैं। तो स्टेट चाहे कोई भी हो, मैसेज जो है वो चुनावी क्षेत्रों में जाता है। अभी इसे कैसे देखते हैं? एक तरफ यहाँ पर द्विवेदी जी का सवाल ये भी है कि बुंदेलखंड को निगलेक्ट किया जा रहा है, इसे कैसे देखते हैं? बुंदेलखंड में हालांकि जो है कम डिस्ट्रिक्ट है, तो क्या आप ये मानते हैं कि इसलिए उसको तवज्जो कम दी जाती है? नहीं, मुझे जहां तक याद है कि स्वतंत्र देव सिंह के अलावा भी एक मंत्री हैं बुंदेलखंड से। और देखिए, हर जो क्षेत्र है उसकी अपनी आकांक्षाएं होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन आप जो है टोटल मैक्सिमम कैबिनेट मैक्सिमम मिनिस्टर जो है 60 ही हो सकते हैं। तो उसमें आपको क्षेत्र को भी साधना है, उसमें आपको जातीय समीकरण भी, सामाजिक समीकरण भी जो है साधना है, उसमें आपको कुछ प्रशासनिक कुशलता, जो राजनीतिक कुशलता, नेतृत्व क्षमता भी देखनी है। तो तमाम फैक्टर्स होते हैं। कैबिनेट अगर जिस तरीके से गठित की जाती है, तो मुझे लगता है कि बुंदेलखंड अगर ये कहे कि नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2017 के बाद जो विकास कार्य किए हैं उसमें अगर बुंदेलखंड की कहीं उपेक्षा हुई है तो वो प्रश्न बनता है। लेकिन जिस प्रकार से मुझे लगता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, जो उसके साथ जो डिफेंस कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की जा रही है, जिस प्रकार से जल जीवन मिशन के एक्सपेंशन की जो बात अभी सौरभ जी कर रहे थे, तो बड़े स्तर पे जो सारे क्षेत्रों को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बिना किसी भेदभाव के, पूर्वांचल विकास बोर्ड गठित हुआ तो उसके साथ ही बुंदेलखंड विकास बोर्ड भी गठित किया गया कि किसको क्या स्थानीय समस्याएं हैं, किससे उनको किस प्रकार से सरकार उनसे निपट सकती है। हाँ, जहां तक मंत्री बनना, मुझे लगता है एक प्रकार का प्रतिनिधित्व है। इसको पूरे क्षेत्र का किसी उसमें भेदभाव किया जा रहा है या अवहेलना की जा रही है, इस तरह देखना मुझे लगता है एक बहुत ही मतलब ये बहुत ही सीमित होगा अगर हम पूरे इस कैबिनेट विस्तार की बात करें तो। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जो अभी जो एक्सपेंशन हुआ, मैं ये मानता हूं कि इस एक्सपेंशन को पहले हो जाना चाहिए था। ये निश्चित रूप से देर से हुआ है क्योंकि अभी 8 महीने बचे हैं और इन जो नए मंत्री बने हैं इनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव होगा कि वो अपने क्षेत्र को, अपने नेतृत्व को किस प्रकार से क्या योगदान करेंगे 8 महीने में। तो ये एक बड़ा उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण काम होगा। लेकिन उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी, आपको याद होगा 2021 में, हाँ, उन्होंने 1 साल ही बचा था चुनाव के और सिर्फ पूरा का पूरा मंत्रिमंडल ही नहीं, मुख्यमंत्री भी बदल दिया था 2021 में, और रूपानी जी को हटाकर भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया था और पूरी की पूरी जो है मंत्रिपरिषद बदल डाली थी, और उसके बाद वो चुनाव जीत के आ गए थे 2025 में। तो एक अपना राजनीतिक दल का एक्सपेरिमेंट होता है। मुझे लगता है कि एक मोमेंटम बना हुआ है, खासकर पश्चिम बंगाल में, आसाम में जिस प्रकार से पार्टी ने अप्रत्याशित सफलता हासिल की है, तो वो मोमेंटम वो कायम रखना चाहते हैं। और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये अभी नहीं करते तो फिर ये बहुत मुश्किल होता। और सबसे जो महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मनोज पांडे को जो मंत्रिपरिषद दिया गया है, ये अभी इसकी चर्चा हो रही थी इसलिए मैंने बात कही। एक व्यापक संदेश देने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि किसी भी दल से कोई आया हुआ हो, अगर आप इस तरह देखें तो चाहे बिहार के मुख्यमंत्री हो, उन्होंने भी अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कहीं और से कही की, आसाम के मुख्यमंत्री हो, बंगाल के मुख्यमंत्री हो, तमाम ऐसे आज भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष पद है। और मंत्रिपरिषद में देखें तो बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे। ये संदेश है कि नहीं, ऐसा नहीं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप किसी और दल से हैं। आपकी अगर क्षमता है, मुझे जो जिस प्रकार से उस पूरे क्षेत्र में रायबरेली और ऊंचाहार में जो प्रभाव है मनोज पांडे का, वो ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंत्रिपरिषद में लिया हुआ है। तो ये भी अपने आप में एक संदेश है। ऐसा नहीं है कि आप जो है अगर बाहर से आए तो आपको अगर आपने भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा में, उसकी शासन व्यवस्था में आपने
आप आए हैं तो दूसरे दल से, तो नहीं, आपकी ये तो बहुत पहले से चला आ रहा था कि जो भी बागी है, चाहे हम मनोज पांडे की बात करें, चाहे पूजा पाल की बात करें, इनका नाम हमेशा से ही चर्चा के गलियारों में रहा है कि एक ना एक को तो जगह मिलेगी ही मिलेगी। और पूजा पाल की जगह जो है, पूजा पाल को तो जगह नहीं मिली है, अजीत पाल को हालांकि प्रमोट कर दिया गया है, तो तमाम चीजों को बैलेंस करके रखा गया है। द्विवेदी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, इसमें और भी गुंजाइश थी, कुछ और हो सकता था? पूर्वांचल से भी जो है चीजें बैलेंस हो गई हैं, हंसराज विश्वकर्मा को जगह दे दी गई है, पूर्वांचल आ गया, और इसके अलावा पश्चिमी यूपी भी आ गया है, महिला चेहरा भी हो गया, ओबीसी भी हो गया, ये तमाम चेहरे तो आ गए हैं, लेकिन आपको लगता है कि उसमें और कहीं कोई गुंजाइश थी? गुंजाइश दिए थी कि भी भाई साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने, तो मैं बताऊं कि बीजेपी और बीजेपी कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए जरूर बधाई देनी चाहिए कि मनोज पांडे जी को लेकर के जिन्होंने अभी बात बताया, तो मैं बताऊं कि ये बात निश्चित है कि समाजवादी पार्टी के भीतर आपने जो है राजनीतिक सेल लगाई है, ठीक है, बड़ा अच्छा हुआ है। और विपक्ष पर जो है जो मनोवैज्ञानिक दबाव है वो अच्छा खासा पड़ेगा। तो जो आपने सुधार की बात कही, अगर सुधार किया जाता, हंसराज विश्वकर्मा जी की भी बात अभी आपने कही, देखिए सुधार की कोई गुंजाइश इन्होंने छोड़ी नहीं है, क्योंकि इन्होंने हर जाति को, हर वर्ग को इन्होंने लिया है। चलिए, ये आप मान रहे हैं कि बैलेंस विस्तार हुआ है, सबको जगह मिली है। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा आपके पास, जी। अगर मैं हंसराज विश्वकर्मा की बात करूं तो देखिए ओबीसी वोट को एक मजबूती प्रदान करने का प्रयास तो उन्होंने दिखाया है, ठीक है ना। लेकिन एक बात और समझ लीजिए कि वाराणसी क्षेत्र से आते हैं, और वाराणसी क्षेत्र मोदी जी का राजनीतिक क्षेत्र है, तो जो वाराणसी क्षेत्र है वो कोई ऐसा कुछ क्षेत्र नहीं है, वो बीजेपी की राजनीतिक प्रयोगशाला है, वहीं से प्रयोग होते हैं, दूसरी जगह अप्लाई किए जाते हैं। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हंसराज विश्वकर्मा जी वगैरह ये सब जो है, ये प्रयोगशाला में जो है, ये सब प्रयोगशाला में भर्ती हुए हैं, उनको सब प्रयोगशाला में भर्ती करके वहीं से प्रयोगशाला करके पूरे प्रदेश में 2027 के चुनाव में जो है ये किए जाएंगे। तो एक बात मैं और कहना चाहूंगा, शायद प्रयोगशाला क्या मतलब, प्रयोग करना कोई गलत थोड़ी है, प्रयोग करना को जब पीडीए प्लस ब्राह्मण का शगुफा समाजवादी पार्टी दे सकती है, तो बाकी पार्टियों को किसी से क्या गुरेज होगा? डॉक्टर साहब, आपके पास एक मिनट, डॉक्टर साहब से जवाब लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपने द्विवेदी जी की बात सुनी, क्या कहेंगे आप? इनका अपना आकलन है, इसलिए उनकी भी बात लोकतंत्र में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी बाकी सभी की है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, कि उत्तर प्रदेश को देखें तो लगभग 30 साल होने जा रहे हैं, यानी यहाँ पर कांग्रेस नहीं है। एक प्रकार से कह सकते हैं, पॉलिटिकली वर्ड यूज करें तो कहेंगे कि कांग्रेस वेंटिलेटर पर है। क्षेत्रीय दल के रूप में देखें तो यहाँ पर 2-3 प्रमुख दल हैं, जिसमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्थिति यानी सत्ता में लगातार रहने के कारण और बने हुए होने के कारण मेन फोकस कर लें तो अखिलेश यादव वर्सेस बीजेपी ही दिख रही है। बाकी एलाइज सहयोगी है, सभी के कहीं न कहीं किसी से जुड़े हैं। उसमें भी 2024 चुनाव में भी अखिलेश सपोर्ट के साथ खड़े थे। ऐसे में 2027 बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने वह कौन ऐसा दल है, क्षेत्रीय दल या राष्ट्रीय दल, जो उसके सामने मुख्य विपक्षी बन के उभरेगा। तो मुख्य विपक्षी बन के उभरने के लिए कांग्रेस है नहीं, और सपा के पास कुछ बचा नहीं है, केवल बयानबाजी, तंज कसना। कार्यकर्ताओं के बीच में आना पड़ेगा, सड़क पर उतरना पड़ेगा, और कुल मिला के चुनाव के लिए जनता के बीच में जाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी चुनौती है इस समय विपक्ष के सामने। सरकार के सामने चुनौती नहीं है कि उन्होंने कैबिनेट विस्तार किया तो क्या कर लिया और नहीं किए, थोड़ा पहले करते तो क्या अंतर पड़ता, बाद में करते तो क्या अंतर पड़ता, ये मुद्दा नहीं है। सरकार ने वर्तमान में अपनी विकास की पहिया को घुमा दिया है, वो दौड़ रहा है, चल रहा है, उस बात को सुनी जाएगी। समस्या इस बात की है कि विपक्ष इस समय कहां है, किसके साथ उभर के आएगा 27 में, किसका सहयोगी बनेगा 27 में। अकेले लड़ेगा तो क्या एनडी गठबंधन होगा? वो एनडी गठबंधन केंद्र में एक होने की बात कर रहे हैं, राज्यों में अलग होने की बात कर रहे हैं। बंगाल में एनडी गठबंधन की तरफ से कौन था? केवल अखिलेश यादव ने एक बयान दिया। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि ममता बनर्जी लोकतंत्र के लिए खतरा है। बिहार में अलग अलग हो गए, तो महाराष्ट्र में अलग हो गए। तो समस्या यह है, अभी देखिए तमिलनाडु में जो लंबे समय स्टालिन को बोल रहे हैं, उसने कह रहा है कि राहुल गांधी ने हमारे पेट में छुरा घोंप दिया, तो उन्होंने फोन करके बोला कि विथ मी। अब दोनों अलग अलग हो गए। तो कुल मिला के देखें 2027 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि
2029 के पहले 27 है, तो 29 के पहले यह सेमीफाइनल होगा लोकसभा का। मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष को मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में, कहते भी हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है, तो दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है। दिल्ली ठीक करना है तो इंडी गठबंधन का लीडर कौन होगा केंद्र में, राज्यों में सहयोगी कौन होगा, और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो यहां पर इनके मुख्य सहयोगी कौन है। तो कुल मिला के यह मैं कह सकता हूं कि बीजेपी योगी सरकार अपनी नीतियों के आधार पर आगे बढ़ रही है, विपक्ष लड़खड़ाया हुआ नजर आ रहा है। जी प्रोफेसर साहब, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से मालवीय जी ने कहा कि सब कुछ जो है वो ये देखा जा रहा है, समीकरण तो सुधारे जो है साधे जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बड़ा सवाल ये भी है कि विपक्ष के पास अब बचेगा क्या? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्ष के पास 2024 की जीत को जो है उसका जश्न मनाने के अलावा कोई मुद्दे नहीं है। और ये लेकिन प्रोफेसर साहब, मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं। ठाकुरवाद वर्सेस ब्राह्मणवाद ये भी लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। कहीं राजपूत विधायक मीटिंग करते हैं, कहीं ब्राह्मण विधायक मीटिंग करते हैं, ये तमाम चीजें भी सामने आती हैं। तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय जरूर होती है कि भले ही सब कुछ किया जा रहा हो, लेकिन कहीं ना कोई जो है मिसिंग पॉइंट है जो नहीं सॉर्ट हो पा रहा। क्या ऐसा आप मानते हैं? नहीं, देखिए, ये जो ठाकुरवाद, ब्राह्मणवाद और तमाम जो जातिवादी जो है ये मीटिंग्स हैं, इनके बारे में चर्चाएं होती हैं। और आप देखिए, उत्तर प्रदेश जितना कॉम्प्लेक्स है, ये चर्चाएं आज नहीं हो रही हैं, ये 2022 में भी हो रही हैं। लेकिन 2022 में भारतीय जनता पार्टी करीब 37 साल बाद एकमात्र राजनीतिक दल के रूप में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में फिर से चुनी गई उत्तर प्रदेश में। तो ये बातें 2017 से, जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब से ये बातें होती हैं कि ये जो है ठाकुरवाद है, ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मण नाराज हैं, ये जाति नाराज है, तमाम जातिगत मीटिंग्स होती हैं। लेकिन जो स्थानीय स्तर पे जो काम हुए हैं, जो विकास के काम हुए हैं, जो सुरक्षा सुनिश्चित की गई है, ये कहीं न कहीं बैक ऑफ माइंड लोगों के मनोविज्ञान में है। वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का, किसी भी समुदाय का जो मतदाता है, उसके दिमाग में ये है कि हाँ, बिजली अब आ रही है, हाँ, अब रात में 10 बजे भी लड़कियां वापस अगर आती हैं तो परिवार को चिंता नहीं हो रही है। देखिए, इन मुद्दों, हाँ, ये प्रमुख मुद्दे नहीं है, ये मैं मानता हूं। तो इसको हराया तभी जा सकता है जब कोई ऐसा मुद्दा आए जो 2024 में आया कि जो आरक्षण जो है, जो आरक्षण का लाभ पाने वाली जातियों के लिए वो जन्म और मरण का प्रश्न है। उनसे अगर वो एक इतनी बड़ी जो संवैधानिक सुरक्षा है उनके लिए, जो सामाजिक पैदान है, उस पे ऊपर उठने के लिए अगर इतना बड़ा नैरेटिव बनाने में विपक्ष कामयाब हो पाएगा, तभी भारतीय जनता पार्टी को बहुत चिंता करने की आवश्यकता है। नहीं तो जो आप एक्सप्रेस विकास के जो तमाम जो मॉडल्स हैं, जो उनके पैरामीटर्स हैं, जो यार्डस्टिक्स हैं, उस पर तुलना कर लीजिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और आज का उत्तर प्रदेश जी। और इसके अलावा ये छोड़िए, सिर्फ आंकड़ों में जाने की आवश्यकता नहीं है। जो जमीन पे आप जो लोगों से बात कर लीजिए अक्रॉस द की, उनके लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, उनका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए, ऐसे सिर्फ कह देना नहीं, बहुत जो है जातिगत जो है मीटिंग्स हो रही हैं, बहुत भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है, इस तरह से कहना जी। अब जो मतदाता है वो तुलना करता है जी, 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 वो कि अभी उसके जीवन शैली में क्या परिवर्तन आया है और आज के पहले 5 साल, 8 साल, 10 साल पहले उसकी जीवन जो शैली थी उसमें क्या परिवर्तन आया। तो मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण बात है। अभी तमाम ये नैरेटिव फैलाया गया था अभी तक, आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो, मुझे लगता है अब ये आगे नहीं चर्चा होगी कि योगी आदित्यनाथ को बदल दिया जाएगा, नया चेहरा होगा। चर्चा तो मैं बताऊं आपको हो रही थी कि शायद अभी तक क्या है, बीजेपी का स्टेट में 1+2 का फॉर्मूला अपना रही है, यहाँ पर 1+3 भी हो सकता है, मतलब तीसरा डेप्यूटी सीएम भी हो सकता है, ये तक चर्चा थी। तो चर्चाओं का तो कोई खैर अंत नहीं होता। लेकिन द्विवेदी जी, मैं क्लोजिंग कमेंट आपसे जानना चाहूंगी, आप क्या कहेंगे इस पूरे चर्चा के ऊपर? भाई साहब ने बहुत विकास की बातें बताई,
हम तो खैर हमने भी सुना, विकास की बात नहीं हो रही थी। विकास ये हो रहा था कि वर्ग और जाति, क्षेत्रवाद और जातिवाद को जो संतुलन हुआ था। देखिए बार बार वही चीज कही जा रही है। हम कब कह रहे हैं? हमने ये तो एक भी बार नहीं, किसी ने भी कहा कि विकास नहीं हुआ। विकास हुए हैं, जीवन शैली में बदलाव आया है, लोगों में बदलाव आया है, विकास की बात नहीं हो रही है। लेकिन विकास सबसे सिर्फ बड़ी अगर बात ये विकास से ही लोग वोट दे देते तो मेरे को लगता है जाति नहीं, की बात ही नहीं होती। अगर ये सिर्फ अगर सिर्फ विकास से विकास ही के बात नाम हो पर गई ही हो, लोग वोट करना शुरू कर दें कि क्या डेवलपमेंट देश में हो रहा है, क्या कुछ फैसिलिटीज मिल रही है, फ्री शिक्षा है कि नहीं है, फ्री इलाज है कि नहीं है, क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ सरकार की तरफ से दी जा रही है आम जनता को, अगर ये सब एक वोट देने वाला ही सोचता तो मुझे लगता है पार्टियों को भी इतनी माथापच्ची नहीं करनी पड़ती जातिवाद पर और क्षेत्रवाद पर। भाई विकास तो हो ही रहा है, विकास तो सब लोग कह ही रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं। विकास की बात तो एक भी बार नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ से अभी लोकसभा चुनाव 2024 जो हुआ, इनको जो है यूपी से काफी जो है इनको करारी हार मिली। तो इसका क्या कारण रहा? इसका कारण ये रहा है, विकास नहीं था। विकास तो तब भी यूपी की सरकार, बीजेपी की सरकार थी यूपी में। क्या तब बीजेपी की सरकार नहीं थी क्या? बात यह है कि हम अपना टिकट वितरण किस प्रकार से कर पाते हैं, क्या हम क्षेत्रवाद और जातिवाद को संतुलित कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं? हम होता क्या है कि ऊपर से तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो मंत्रिमंडल विस्तार तो हुआ, ठीक है, काफी जो है वर्ग को साधा गया है, ओबीसी भी साध लिया, जो है बागी भी साध लिए गए, समाजवादी पार्टी के भीतर सेंध भी लगा दी गई, क्षेत्रवाद भी सध गया। लेकिन अब ये है कि अब आगे हम कैसे साध पाएंगे? क्या हम 2027 निकाल पाएंगे क्या? और अब पंचायत चुनाव होना था 2026 में, केवल जानबूझ करके 1 साल हम पंचायत चुनाव को डिले कर दिए। अब वो किस कारण, क्या पंचायत चुनाव पर भी हम कार्यक्रम कार्यक्रम जरूर करेंगे एक आध दिन में कि अब जो मेजर डिसीजन थे कि अध्यक्ष कौन होगा वो भी हो गया, मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा वो भी हो गया, अब पंचायत चुनाव का क्या, इस पर जरूर मैं जो है चर्चा जरूर करूंगी। फिलहाल द्विवेदी जी, वक्त नहीं है कि चर्चा को आगे बढ़ाऊं। प्रोफेसर साहब, द्विवेदी जी आपका शुक्रिया, और मालवीय साहब तो मुझे लगता है कि वो अगले कार्यक्रम के लिए चले गए हैं। फिलहाल बहुत बहुत थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए, पूरी चर्चा के लिए। लेकिन अपने दर्शकों को हम छोड़ के जाते हैं 6 तस्वीरों के साथ, किस तरीके से उत्तर प्रदेश के 6 मंत्रियों ने शपथ ली है, 2 को प्रमोशन मिला है। ये तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट का विस्तार हुआ है, और ये विस्तार के साथ ही 2027 की जो है तैयारी शुरू कर दी गई है। कोई छूटे ना पीछे और कोई रह ना जाए, कौन सी जाति, कौन सा क्षेत्र है जिसको आगे लाना है, ये तमाम चीजों को ध्यान में रख करके ये तमाम चेहरे जो है मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। 2 को प्रमोशन दिया गया है। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में हुए नुकसान से जो सीख ली है बीजेपी ने, क्या उस सीख को ठीक तरीके से वो समझ पाई है, क्या उसका हल निकाल पाई है? जो नुकसान हुआ है ये चेहरे उस नुकसान को भर पाएंगे? तमाम अपने आप में सवाल हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारे मेहमानों ने कहा है कि अब निकाय चुनाव की बात करें, पंचायत चुनाव की बात करें तो वो कब होंगे, यानी कि जो मेजर डिसीजन थे वो तमाम हो चुके हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा वो भी हो गया, पंकज चौधरी सामने आ गए हैं, कुर्मी समुदाय से हैं, और साथ ही साथ था कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, वो मच अवेटेड विस्तार भी आज हो गया है। अब अगली बारी है पंचायत चुनाव की। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कब होंगे, ये बड़ा सवाल सभी का है।